he was the first army officer to be elevated to the rank of field marshal, यानी कि 5-star ranking. He was also a chief of army staff for India. He was someone who would refer to the Indian Prime Minister Indira Gandhi as sweetie, क्योंकि उनका पारसी कनेक्शन था. He was also someone जिनकी आर्मी में इतनी ज्यादा प्रेजेंस थी कि लोगों को लगा कि शायद he would take over India's leadership. इस बात पर उन्होंने क्लियरली कहा that I am absolutely not interested in politics and I am only going to take care of my army if you let me. He was also someone जिन्हें एक रिसर्च पेपर के द्वारा सोल्जर फॉर ऑल सीजन्स कहा जाता है. इन्हें सिर्फ इंडिया ही नहीं, हमारे नेबरहुड के जितने भी सोल्जर्स हैं उनके द्वारा भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बिकॉज ही शोड दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंपैशन टू देम एज वेल. He was kind of a Sigma who existed even before the word might have existed. I am talking about Sir Sam Bahadur Manekshaw, और आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं से रिलेटेड काफी सारी कहानियां आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. He was a legend that a lot of us might not know about, and this is my small effort so that you can understand and know about him. Here to learn with Philology with me, Himanshi. इनका जन्म 1914 में in अमृतसर पंजाब in a Parsi family, and he had 6 siblings. 6 भाई बहन थे इनके. As a boy, he was very mischievous, very high-spirited, और अपने पिताजी की तरह ये डॉक्टर बनना चाहते थे. बट इन्होंने अपना पूरा करियर लाइन ही चेंज कर दिया जब उनके पिताजी ने मना कर दिया कि आप लंदन नहीं जा सकते. पहला, क्योंकि आपकी एज छोटी है. दूसरा, बिकॉज उनके 2 बड़े भाई ऑलरेडी लंदन में पढ़ाई कर रहे थे. तो जो गुस्सा है इन्होंने अपने पास रखा, कॉलेज ज्वाइन किया. और जब इंडियन मिलिट्री कमिटी ने ऑफिसर रैंक के लिए लोगों को और कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू किया 18 से 20 साल के लिए, 3 साल के कोर्स के लिए, तो इन्होंने उस एग्जाम को दिया, पीएससी क्लियर किया एंड केम इन द मेरिट लिस्ट. तो बेसिकली वो जो आक्रोश था, वो जो रेबेलियस नेचर आया था उनका, वो इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ रीडायरेक्ट किया और अपने करियर की जर्नी को चेंज करते हुए एक वॉर वेटरन आगे बढ़े. वैसे इनके बहादुरी और विटनेस के चर्चे बहुत हैं. उनमें से एक की अगर मैं बात करूं तो ही वाज एक्चुअली पोस्टेड एज अ मेजर एंड फाइटिंग दी जापानीज आर्मी, जहां एक हिल को ये कैप्चर कर रहे थे, और उसी दौरान इन पर काफी ज्यादा गोलियां लग गई थी, जिसकी वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो गए थे. सो वन ऑफ द ब्रिटिश मेजर जनरल सर डेविड कोबन, ही स्पॉटेड हिम, और उनको इतनी वेलेंटली परफॉर्म करते हुए, और उनका कहना था कि आप मर नहीं सकते, और इस बात को अपनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते उन्होंने अपना जो मिलिट्री क्रॉस है उन पर लगा दिया और कहा कि किसी भी डेड इंसान को ये क्रॉस नहीं दिया जाता है, इसलिए आप मर नहीं सकते. तो इससे उन्हें मोटिवेट कर रहे थे. और उनके जो एक सबॉर्डिनेट थे शेर सिंह, उन्हें कैरी करके करीब आई थिंक 14-15 माइल्स भागकर उन्हें डॉक्टर के इलाज के लिए ले गए. डॉक्टर ने जब उनका इलाज किया, जब वो कॉन्शियस हुए, तो जिस इंसान को इतनी गोलियां लगी हुई थी उनसे जब होश आया, उनसे पूछा गया डॉक्टर के द्वारा कि आपको हुआ क्या था, तो उनका कहना था आई वाज किक्ड बाय अ म्यूल, मतलब मुझे खच्चर ने लात मारी थी. सोचिए, ऐसा था उनका रिप्लाई. अपनी 40 साल की सर्विस में ही पार्टिसिपेटेड इन 5 वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 2, इंडिया पाकिस्तान की दोनों वॉर्स, इंडिया चाइना वॉर, एंड लास्ट वॉज द इंडिया बांग्लादेश वॉर. तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान. जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वही आज का बांग्लादेश है, और यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफें चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेंट्स हमारे इंडिया में आ रहे थे. तो इस प्रॉब्लम को टैकल करते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग रखी और कहा कि हमें अब फाइनली ईस्टर्न पाकिस्तान को अटैक करना है, उस सारी बातों को जो है यहाँ खत्म करना है. इस बात पर सर मानेकशॉ का कहना था दैट वी कैन नॉट डू दिस, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम आने वाला है और इस वजह से वी विल बी रिस्ट्रेन टू दी रोड्स, मतलब इसकी वजह से हमारा जो रास्ता है वो रुक जाएगा. इसलिए उन्होंने मीटिंग के बाद जब गांधी जी ने फिर से पूछा इनसे, तो इनका कहना था कि हाँ, जो भी मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें सही है, और अगर आप मैं जैसा चाहूं वैसा मुझे करने देंगी, देन आई गारंटी यू विक्ट्री. तो इस बात पर हामी देते हुए गांधी जी ने उन्हें गो अहेड दिया, एंड दैट्स व्हेन ही प्लान्ड द स्ट्रैटेजी अगेंस्ट पाकिस्तान. यहाँ हमने अनाउंस किया अपना वॉर ऑन 3rd of December, जब वेस्टर्न पाकिस्तान में हमने पहली बार अटैक किया. तो हमें वेस्टर्न पार्ट को भी हैंडल करना था, ईस्टर्न पार्ट को भी हैंडल करना था. यहाँ पूरी स्ट्रैटेजी में हमने ईस्टर्न पाकिस्तान को भी तीनों तरफ से घेर लिया था. उनकी मुक्ति बाहिनी यानी कि वहां की जो लोकल गुरिल्ला फोर्स है उन्हें ट्रेन भी किया साथों साथ, और पाकिस्तान की, वेस्टर्न पाकिस्तान की जितनी भी वहां पे फोर्सेस थी उन्हें आइसोलेट किया. तो धीरे धीरे करके हमने जब ये सारी चीजें कर ली, तब जाके फाइनली 16th of December को इंस्ट्रूमेंट सरेंडर को साइन किया गया था. अब यहाँ पर आप सुनिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ने सर मानेकशॉ को पूछा कि आप ढाका जाइए और एक्सेप्ट कीजिए द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस, तो इस बात पे उन्होंने कहा दैट दिस ऑनर शुड एक्चुअली गो टू द GOC इन सी ईस्टर्न कमांड, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज में काम किया है. तो ये जो वॉर थी 12 दिन की, ऐसा कहा जाता है कि हम इस वॉर को शायद नहीं जीत पाते इफ इट वाज नॉट फॉर सर सैम मानेकशॉ. इस वॉर के बाद ही वॉज नोन फॉर हिज कंपैशन, क्योंकि अराउंड 94,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे. और जब भी हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की बात करते हैं, मतलब हमारे दुश्मन देश के जो सोल्जर्स हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, वो हम अब जो है हमारी कैद में है.
तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उन्हें प्रताड़ित करें, हम उन्हें परेशान करें, बट दिस वाज नॉट द आइडिया ऑफ सर मानेकशॉ। उनका कहना था कि ये भी सोल्जर्स हैं, इन्होंने भी बहुत बढ़िया लड़ा है और इसलिए उन्हें उस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी है, देखी है, इंटरव्यूज में मैंने बहुत से देखे हैं, जहां लोगों का कहना है दैट ही एक्चुअली वेंट देयर, ही टॉक टू देम प्राइवेटली, ग्रुप में पूछते थे कि सब चीजें ठीक है कि नहीं, वहाँ का खाना भी चखते थे, खाना अच्छा है कि नहीं, पूछते थे कि वहाँ खटमल तो नहीं है उनके बेड्स में। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडियन सोल्जर्स बाहर सोते थे, जमीन पर सोते थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो है गद्दा दिया जाता था सोने के लिए। इसके अलावा देवर ऑल्सो प्रोवाइडेड कुरान, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट भी किया गया था वहाँ पे, उन्हें लेटर्स प्रोवाइड किए गए थे। तो जिस रिस्पेक्ट से एक सोल्जर को ट्रीट किया जाना चाहिए, उस रिस्पेक्ट से उन्हें ट्रीट किया गया था अंडर द रूल और अंडर द टेन्योर ऑफ सर मानेकशॉ। वैसे इस वॉर के बाद उनका टेन्योर 1972 तक था, बट उसे एक्सटेंड किया गया 6 और महीने के लिए, एंड इट इज हियर that in 1973 he was promoted to the rank of field marshal। वैसे इनके कंपैशन और रिस्पेक्ट की बहुत सारी स्टोरीज रही है, जैसे कि 1944 में जब जापान ने सरेंडर किया था तो ढेर सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर तब भी हुआ करते थे, तो ही वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ देम। तो वहां पर भी किसी भी तरीके का भागने का कोई अटेम्प्ट नहीं था, किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन देखने नहीं मिला था। फिर जब ये 8th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे 1969 में, तब ही वाज द वन टू स्टॉप द रिजर्वेशन इन आर्मी। इनका कहना था कि अगर आर्मी में रिजर्वेशन आ जाए तो उसके इथोस खराब हो सकते हैं। ऐसे ही अपने टेन्योर के दौरान 1969 में वेंट टू विजिट द 8th गोरपा राइफल्स। तो वहां क्योंकि वो नेपाल के हैं, तो वहां किसी से भी नाम पूछने पर वो अपने नाम के पीछे बहादुर लगाते थे। इसलिए जब इनसे इनका नाम पूछा गया इस सोल्जर के द्वारा, तो ही मेंशन हिमसेल्फ एज सैम बहादुर, और वहीं से इनका पूरा नाम पड़ता है सैम बहादुर मानेकशॉ। एंड ऑफ कोर्स ही वाज नोन फॉर हिज विटी रिप्लाईज। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने अगर पाकिस्तान को चुना होता तो क्या होता, तो बोले कुछ नहीं होता, तब पाकिस्तान सारे वॉर जीत रहा होता। फिर एक वक्त जब के.एस. थिमैया उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, वीपी मेनन ने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं के.एस. थिमैया के बारे में, तो इस पर उनका कहना था कि मैं मिनिस्टर उनके बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू, ही इज माई चीफ। कल को आप मेरे जूनियर से कहेंगे कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचे, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी, प्लीज ऐसा फ्यूचर में ना करें। देन इन एन इंटरव्यू इट वाज आस्क्ड कि अपने 40 साल की सर्विस में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा, तो उनका कहना था दैट आई हैव नेवर पनिश्ड अ जवान। तो ये उनका कंपैशन है जिसकी वजह से इन्हें इतना ज्यादा जाना जाता है, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। बीइंग अ पारसी, ही वाज फ्लुएंट इन पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, एंड ऑफ द top 3 civilian awards, he was awarded the Padma Vibhushan। Sadly towards the end of his career वो काफी सारे controversies में फंस गए थे, जिसकी वजह से when he passed away किसी भी पॉलिटिशियन ने उनका फ्यूनरल अटेंड नहीं किया, नॉर कोई भी नेशनल मॉर्निंग डे ऑब्जर्व किया गया था। When doing the research, उनके वीडियोज और उनके इंटरव्यूज देखना was way too interesting. I really enjoyed making this video. I really hope that you also enjoyed the same way how I enjoyed it. And if you did, do let me know via that like button, and I would really appreciate a comment as well. ऐसे और किसी पर्सनालिटी के बारे में आप जानना चाहें, उनके बारे में मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और लर्न ऑफ फिनोलॉजी को चेकआउट कर सकते हैं फॉर ऑल दी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्सेज एज वेल। Thank you so much for coming till the end. I really appreciate it. See you in the next session.